एवरीवन फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका सब्जेक्ट मैथ हो जाता है उसके बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है समीकरण 1.55 माइनस 7 इज इक्वल टू 0.5y का हल है। तो इसको क्या कर सकते हैं, आप किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए 1.5y और 0. आपका हो जाता है 5y को एक तरफ करने पर, अब देखिए क्या करेंगे, इनको एक तरफ करेंगे क्योंकि इसमें 1.5y है और 0.5y है, तो इनको एक तरफ करेंगे यानी कि बराबर की एक तरफ। तो एक तरफ करने पर क्या होता है, देखिए 1.5y और 0.5y, क्योंकि ये माइनस में क्यों आया, क्योंकि ये बराबर के इधर आया तो इसलिए ये प्लस में था तो माइनस में हो गया, इज इक्वल टू 7। अब इसमें देखिए 1.5y में से 0.5y जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1y बराबर 7। ये आपका 7 बचा ना, तो आपके जो ऑप्शन में देखिए आपका बा ऑप्शन है यानी कि 7, यही आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है y ब्रैकेट में z माइनस एक्स प्लस जेड, ब्रैकेट में है x माइनस वाई प्लस एक्स, ब्रैकेट में है y माइनस जेड का हल है। अब इसको हल करना है तो कैसे करेंगे, देखिए जो ये y है इसको z से भी गुणा करेंगे प्लस x से भी गुणा करेंगे, हो गया ना। उसके बाद जो चिन्ह है वो चिन्ह वैसा ही रहेगा। उसके बाद ये z है, x से भी गुणा करेंगे, y से भी गुणा करेंगे, जो चिन्ह है वो वैसा ही रहेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जितनी बाहर संख्याएं हैं उनसे जो अंदर की संख्याएं हैं उनको गुणा करना होगा। तो देखिए y का हमने z से गुणा किया तो y z हो गया, ठीक है, y z हो गया, और उसके बाद माइनस का निशान हो गया। फिर y का हमने x से गुणा किया तो y x भी लिख सकते हो, x y भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं होता है, ठीक है ना। उसके बाद ये आपका प्लस हो जाता है तो यहां पे प्लस का सिंबल हो गया। अब ये z है तो zx या xz आप अपनी मर्जी से इसको लिख सकते हैं, तो xz लिख देते हैं, है ना, xz, और माइनस आपका क्या हो गया, माइनस आपका हो गया zy या yz, है ना, yz या zy। फिर उसका आपका सिंबल हो जाता है प्लस का, तो यहां पे प्लस का सिंबल लगाते हैं। उसके बाद एक्स वाई, तो एक्स वाई और माइनस का सिंबल है तो माइनस, और आपका एक्स जेड या जेड एक्स, ठीक है ना, तो जेड एक्स लिख ले या एक्स जेड लिख ले, बात एक ही है। कई बार मैंने ये चीज रिपीट कर दी, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए यहां पे किस तरह से इक्वेशन बन रही है, यहां पे आपका हो जाता है yz, ठीक है, yz यहां पे देखिए ये प्लस का हो जाता है और yz ये माइनस का हो जाता है, इसलिए ये कट जाता है। उसके बाद आपका zx, देखिए यहां पे आपका हो जाता है z और x, ये किसका है, देखिए zx या xz, तो ये प्लस का है। और उसके बाद आपका यहां पे देखिए हो जाता है xz, ये माइनस का है, यानी ये दोनों कट गए। उसके बाद आपका हो जाता है माइनस का xy और प्लस का xy, यानी ये भी कट जाते हैं। अब आंसर में क्या बचा, तो 0 बचा, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं तो 0 ही तो बचेगा। अब इसमें देखिए कहीं पे 0 है, हाँ है, दा ऑप्शन में आपका 0 हो जाता है, ये देखिए दा ऑप्शन में, इसलिए आपका दा ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन है आपका एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहां पे हम इसको इस तरह से कर लेते हैं, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर और आधार 15 सेंटीमीटर है, त्रिभुज की संगत ऊंचाई होगी। यहां पे क्या कह रहे हैं कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, इन्होंने क्षेत्रफल दे दिया है, ठीक है ना, तो 45 वर्ग सेंटीमीटर है और आधार कितना है, तो 15 सेंटीमीटर है, और त्रिभुज की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। तो यहां पे सूत्र जो पुट करेंगे a बराबर यानी क्षेत्रफल हो जाएगा, और इसका सूत्र जो हो जाता है आपका त्रिभुज का, तो 1/2 गुणे आधार और हो जाता है गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। तो इस तरह से अब इसको पुट कर देंगे। क्षेत्रफल तो आपका दिए हुए हैं 45, तो यहां पे 45 लिख देंगे क्षेत्रफल की जगह पे। उसके बाद 1/2 हो जाता है, और आपका क्या हो जाता है, यहां पे देख लेते हैं आधार जो है वो कितना है, तो आधार है 15 सेंटीमीटर, और निकालना क्या है, ऊंचाई निकालनी है ना। तो अब इस ऊंचाई को यहां पे ले आएंगे क्योंकि जो निकालना होता है वो लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, अब ये जो आपका 45 है तो ऊपर ले जाएंगे, है ना, इधर ब्रैकेट के इधर, सॉरी यहाँ पे बराबर के इधर ले जाएंगे तो ये 45 हो जाएगा। और जो 1/2 का ये जो 2 है ये यहाँ पे हमने रख दिया गुणे में, और ये जो 15 आपका बचा यानी आधार है तो 15 को हमने इसके बटे के नीचे बटे में रख दिया। अब 15 1 15, 15 3 45 और 3 दूना 6, यानी कि 6 सेंटीमीटर निकलकर आपका आंसर आ रहा है। देख लेते हैं 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे देख लेते हैं, दिख नहीं रहा है। अब देखिए 6 सेंटीमीटर सा ऑप्शन में, यानी कि आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन है आपका √2 और आपका √4 है, √0.4 है और √0.2 में परिमेय संख्या है। अब आप लोगों को पता है कि जो रूट में संख्याएं होती हैं तो कुछ होती हैं जो परिमेय संख्याएं होती हैं, जो कुछ ऐसी होती हैं जो नहीं भी होती हैं। तो समझ लेते हैं कौन होती हैं और कौन नहीं होती हैं और क्यों नहीं होती हैं।
ठीक है ना। अब जैसे आपका जो रूट 2 है, ठीक है ना, ये फर्स्ट नंबर का सबसे पहले उठाते हैं रूट 2। तो जो रूट 2 है तो इसका क्या करेंगे, रूट 2 का जो मान होता है तो वो कितना होता है, तो आपका लगभग ये 1.4442 इस नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता है, यानी टर्मिनेटिंग होता है यानी संख्या रिपीट भी नहीं होती है और संख्याएं कटती भी नहीं है। तो इस तरह से क्या होता है, जब ये संख्या कट भी नहीं है, कट भी नहीं रही है, रिपीट भी नहीं हो रही है, तो इसलिए इसे क्या नहीं कर सकते, तो p बटे क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब बात कर ले कि 4 की, देखिए 4 की अगर बात करें तो 4 को हम रूट 4 का मान क्या होता है, तो रूट 4 का मान 2 होता है, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, जिसे हम 2 बटे 1 यानी p बटे क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जब हम इसे लिख सकते हैं तो रूट 4 जो आपकी संख्या है ये क्या है, तो ये परिमेय संख्या है। और इसी तरह से आपका रूट पॉइंट 4 ये भी परिमेय संख्या नहीं होगी, और उसके बाद रूट पॉइंट 2 ये भी परिमेय संख्या नहीं है। तो इस तरह से जो आपका रूट 4 है वो आपका राइट आंसर होगा, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और परिमेय संख्या कहते किसको है, जिसको p बटे क्यू फॉर्म में लिखा जा सके, और अपरिमेय किसको कहते हैं, तो जिसको p बटे क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सके। और एक आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पाई कैसा है, परिमेय है या अपरिमेय। तो आप कहेंगे, आप जैसे आंसर अगर देंगे, जैसे पाई का मान आपको पता है कि 22/7 होता है, ठीक है ना, पाई का मान कितना होता है, तो 22/7, तो आप कहेंगे कि ये तो परिमेय संख्या है क्योंकि p बटे क्यू फॉर्म में लिखा गया है। लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय है, ठीक है ना, क्योंकि जो 22/7 है वो एक्यूरेट मान नहीं है, इसको माना गया है लेकिन मान ये नहीं है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या हो जाती है। आपकी जो पाई है वो अपरिमेय संख्या हो जाती है। क्वेश्चन है आपका 3 यानी 33.328 में अंक 2 का स्थानीय मान होगा। अब इसमें देख लेते हैं स्थानीय मान क्या होगा, यानी आपका हो जाता है 33 यानी 33.328 में 2 जो है वो दशमलव के दूसरे स्थान पे है। देखिए दशमलव यहां पे हो गया और फर्स्ट नंबर ये 3 हो गया और ये सेकंड नंबर पर हो गया। अब क्या करेंगे, तो 2 का स्थानीय मान निकाल रहे हैं तो 2 में गुणा होगा, किसका गुणा होगा, तो दशमलव के बाद दूसरे स्थान पे है ना। तो देखिए यहां पे आपका ये 2 है, तो क्या करेंगे यहां पे दशमलव का, देखिए ये आपका 2 से पहले हम एक 0 लगा देंगे, यही तो है ना, यही तो प्रक्रिया होती है। और गुणे यहां पे 1/100 लिख देंगे। भाई 100 क्यों नहीं आएगा, यहां पे दशमलव हटाया 1 लगाया और उसके बाद 2 0 लगा दिए तो 100 ही तो हो गया। और यहां पे आपका नंबर कितना है, तो 1/100 हो जाएगा। अब इसे अगर आप भाग करेंगे, काटेंगे, तो देखिए आंसर कितना आता है, तो आपका यहां देखिए 2 एकम 2 हो जाएगा। यहां पे जब आप 2 की गुणा 1 से करेंगे तो 2 एकम 2 और ये 100 हो जाएगा। अब ये भाग कर दीजिए आप, तो 2 को आप 100 से भाग कर दीजिए, तो पॉइंट लगाएं, 0 बढ़ाएं, 0 लगाएं, 0 बढ़ाएं, 100 दूना 200 और पॉइंट से पहले तो 0 आता ही आता है। अब देख ले इस तरह का ऑप्शन आपके किस ऑप्शन में है, इस तरह का तो आपके सामने है, देखिए 0.02 है ना, तो ये आपका आंसर निकल कर आ जाता है, यानी कि आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। अब क्वेश्चन है यहां पे देख लेते हैं x 2x+1, और जो आपकी सीरीज में 1 ये मिसप्रिंट है, इसको आप सही कर लीजिएगा क्योंकि जो पेपर आया हुआ था वो उसमें 1 यहां पे था, ठीक है ना। तो 2x+1 = 16, तो x का मान होगा, अब इसमें x का मान 2 होगा या 3 होगा या 8 होगा या 4 होगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, तो जैसे आपका यहां पे बराबर में 16 है, तो जब यहां पे घात रूप में लिखा हुआ तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम कैसे लिख लेंगे, इसको भी हम घात रूप में लिखेंगे। तो 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर आप ऐसे समझे कि 16 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, तो आप इस तरह से भी गुणनखंड भी कर सकते हैं, 2 8 16 और फिर 2 चक्कू 8 और फिर 2 दूना 4 और फिर 2 एकम 2 यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ये हो जाता है ना, यानी 2 की घात 4। 16 को आप कैसे लिख सकते हैं, तो 16 बराबर 2 की घात 4, ये और ये बराबर ही तो हुआ। अब क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन में क्या है, तो 2 और x+1 ये घात लगी हुई है और बराबर अब कितना बन गया, क्योंकि 16 को कैसे लिख सकते हैं, तो 2 की घात 4 लिख सकते हैं। अब देखिए आधार समान, अब हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि क्या चीज समान है, तो इसमें आधार देखिए समान है ना, 2 इधर भी है 2 इधर भी है। अब क्या करेंगे, आधार समान है, बीच में बराबर का चिन्ह भी है, वो तो है ही है, देखिए आधार भी समान है, बीच में बराबर का भी चिन्ह है। बराबर के चिन्ह का मतलब होता है कि जितनी संख्या बराबर के इधर है यानी बराबर के इधर है, उतनी संख्या बराबर के उधर हो, यही तो है नियम। अब देखिए आधार जब समान है
यानी दो और दो आधार इसी को तो कहते हैं जो नीचे की संख्या होती है और घात जो घात लगी होती है। तो जब आधार समान है और बीच में समानता सूचक चिन्ह यानी कि इज इक्वल टू चिन्ह यानी बराबर का चिन्ह है तो घात भी बराबर हो जाएगी। अब घात देखिए कैसे करेंगे, अब ये आपका x है, x प्लस 1 और यहां इधर क्या घात है आपकी, जो घातें लगी हैं उसको आप पहले सॉल्व करेंगे तो x प्लस 1 और आपका ये 4 हो गया। अब क्या करेंगे, नंबर एक तरफ लाएंगे, यही तो नियम है ना। तो जब नंबर हम एक तरफ लाएंगे जो यानी चर और अचर को हम एक तरफ करेंगे, चर एक तरफ करेंगे और अचर एक तरफ करेंगे, तो यहां पे आपका x हो जाता है और जो 4 है वो अपनी जगह पे, क्योंकि जो चीज अपनी जगह पे वो अपनी ही जगह पे रहेगी। और जो चीज हम इधर से उधर उठा के ले जाते हैं तो नियम क्या है, नियम ये है कि जब ये प्लस में होता है तो उसको माइनस में करना होता है, माइनस में होता है तो उसको प्लस में करना होता है। यानी ये प्लस में है तो हम क्या करेंगे, माइनस में कर देंगे, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। और जब ये माइनस का 1 हो जाएगा तो 4 माइनस 1 यानी कि x का मान कितना निकल कर आ गया, 3 निकल कर आ गया। अब देख लें यहां पे कोई ऐसा ऑप्शन है तो 3 आपका जो बा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका 1/8 माइनस 3/8 प्लस 2/8 और भाग का निशान है 1/4 का 1/2 का मान होगा। अब का मान होगा, अब इसमें यहां पे क्या चीज बता रहे हैं, का मतलब क्या होता है। तो इन सब चीजों को समझने के लिए पहली बात तो जो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा ये बोर्डमास नियम से, और बोर्डमास नियम कहता क्या है तो पहले हम उसको समझ लेते हैं। बोर्डमास नियम आपका ये कहता है कि सब BOD, सबसे पहले आप इस तरह से कर लेंगे रफ तो आपको आसानी होगी, BOD M और A और S हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना रहता है, B4 क्या होता है, ब्रैकेट, जैसे बार ब्रैकेट हो गया और आपका ये छोटा ब्रैकेट हो गया, ये मंझला ब्रैकेट आप कर्ली ब्रैकेट भी कह सकते हैं, और आपका ये बड़ा ब्रैकेट भी हो जाएगा। ये 4 तरह के ब्रैकेट होते हैं। उसके बाद ऑफ का मतलब होता है का, और का मतलब या ऑफ कहीं पे लगाओ या का लगाओ तो इसका मतलब होता है गुणा करना। तो आपको क्या करना होगा, ब्रैकेट के तुरंत बाद आपको का सॉल्यूशन करना होगा, सॉल्व इसको करना होगा। उसके बाद डिवाइड हो जाता है, तो डिवाइड का मतलब क्या होता है, बांट देना यानी कि भाग कर देना। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन यानी मल्टीपल करना यानी कि गुणा करना। फिर आपका हो जाता है ऐड यानी जोड़ना, है ना। ऐड मतलब क्या होता है, जोड़ना, और सब्ट्रैक्शन यानी सब मतलब क्या होता है तो माइनस यानी घटाना। तो आप इस नियम से जब सॉल्व करेंगे तभी आपका आंसर आ पाएगा। अगर बोर्ड मास में आपने थोड़ा सा भी या आपने पहले मल्टीप्लाई कर दिया फिर डिवीजन कर दिया ऐसा कुछ किया तो आपका आंसर गलत ही आएगा, ठीक है ना। तो आपको ये रूल्स पता होने चाहिए, पहले क्या आएगा उसके बाद क्या आएगा। तो अब हम समझ लेते हैं, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे समझिए, सबसे पहले बोर्ड मास में क्या होता है, जो चीज करनी होती है उसको चेंज करते हैं, बाकी ज्यों का त्यों यानी कि जैसे का तैसा उतार देते हैं। तो यहां पे 1/8 माइनस 3/8 प्लस 2/8 और भाग 1/4 का 1/2 का मान होगा। तो का यानी आपको अभी क्या बताया कि सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करें, उसके बाद ऑफ या का सॉल्व उसका सोल्यूशन करें। तो यहां पे समझिए का सोल्यूशन करना है तो इसको हम जैसे का तैसा उतार लेंगे, 1/8 माइनस 3/8 और प्लस 2/8 और भाग 1/4। और का मतलब क्या हुआ, तो का मतलब हुआ कि इसको क्या करना है, इसको गुणा कर देना है ना, इसको गुणा कर देना है। तो यहां पे आप गुणा कर दें तो 1 एकम 1 और 4 दूना 8। तो यहां पे देखिए आपने ऐसे किया, उसके बाद यहां पे का है और 1/2 है, तो इसको उतार लेते हैं। यहां पे 1/8 यहां पे आ नहीं पाएगा, फिर से इसको कर लेते हैं। 1/8 माइनस 3/8 और आपका प्लस 2/8 और भाग आपका है 1/4 और आपका का है और 1/2 है। अब क्या करेंगे, बराबर का निशान लगाएंगे तो 1/8 माइनस 3/8 और प्लस 2/8 भाग आपका हो जाता है। और यहां पे देखिए ये का है तो दो ही संख्या से तो हम गुणा करेंगे ना, तो 1 एकम कितना होता है, तो 1 एकम 1 होता है, 4 दूना 8 हो जाता है, ये इतना आपका हो जाता है। अब क्या करेंगे, अब देखिए इसमें हो जाता है आपका 1/8 और माइनस 3/8 और आपका प्लस है 3/8 गुणे 8/1। अब यहां पे क्या है, जैसे जब इस तरह से भाग का निशान आए तो आप संख्या को पलट देंगे, यानी जो ऊपर की संख्या उसको नीचे कर देंगे और जो नीचे की संख्या उसको ऊपर कर देंगे तो वो गुणा बन जाएगा। तो यहां पे उसी तरह से किया गया है। तो यहां पे ऊपर की संख्या को नीचे किया गया है ना, तो 1/8 है तो 8/1 हो जाएगा। अब यहां पे क्या करेंगे, यहां पे आपका हो जाएगा कि जो 8 है, देखिए ये 8 और ये 8 ये दोनों कट जाएंगे। अब क्या बचेगा, तो यहां पे 1/8 माइनस 3/8
8 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 16/8, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने पर यानी हर बराबर करेंगे, तो हर बराबर करने के लिए क्या करते हैं, पहले एलसीएम लेते हैं, फिर उसका नीचे वाली संख्या यानी हर से भाग करते हैं और अंश से गुणा कर देते हैं, यही तो प्रक्रिया होती है ना। तो इसी तरह से कर देंगे तो यहाँ पे आपका 17 माइनस 3 आ जाएगा और बटे 8 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसे 17 माइनस 3 को जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 14 आ जाएगा और बटे में कितना आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा। जब ये आपका इतना आ गया 14/8, तो इसको काट देंगे, तो 2 से ये दोनों कट जाएंगे, तो 2 चक्को 8 यानी 4 बार में कट गया और 2 सत्ते 14 यानी कि 7 बार में कट गया। तो आंसर निकल कर आपका कितना आ गया, तो आंसर निकल कर आ गया आपका 7/4। ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है ना। आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका है एक त्रिभुज की भुजाएं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज होगा। आपको अच्छे से पता है, इस पे हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इस तरह का और भी एक क्वेश्चन था आपकी सीरीज में, ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं, एक त्रिभुज की भुजाएं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो त्रिभुज होगा, मान लीजिए सबसे बड़ी, पहले सबसे बड़ी हमने भुजा 5 सेंटीमीटर ले ली, ठीक है ना, ले ली इसको भाई। फिर उसके बाद क्या किया हमने, 3 सेंटीमीटर दूसरी भुजा ले ली ना। अब क्या किया, अब जो और एक भुजा है वो 2 सेंटीमीटर है। भाई कोई चीज बड़े से छोटा होगा तो वो वहां तक कहां पहुंच पाएगा, क्योंकि ये 3 सेंटीमीटर थी और ये 2 सेंटीमीटर है, तो जाहिर सी बात है ये त्रिभुज को संपूर्ण यानी पूरा नहीं बना पाएगी, क्योंकि ये भुजा भी 3 होती तभी तो बना पाती। तो कहने का मतलब ये है कि त्रिभुज संभव नहीं है, त्रिभुज संभव है नहीं है। और एक चीज और, जैसे आपकी ये 5 सेंटीमीटर सबसे बड़ी भुजा है ना, और यहां पे आपका 2 और 3 5, ये भी 2 प्लस 2 प्लस 3 ये भी 5 बन रहे हैं। तो यानी ये दोनों भुजाएं एक जैसी, ये जो इसका मतलब जोड़, ये जो इसका योग आता है ये, और जो बड़ी संख्या होती है वो, यानी जो बड़ी जो यहां पे पूछा गया कि 5 सेंटीमीटर, ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। जब इनका योग किया जाए तो ये बड़ी संख्या रहे और ये छोटी रहे, इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। प्लस यहां पे देखिए त्रिभुज भी बना के हमने बता दिया कि ये त्रिभुज बन ही नहीं पाया, यानी त्रिभुज संभव नहीं है। इस तरह से आपका द ऑप्शन राइट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। थोड़ी सी डिटेल में चीजें जाननी जरूरी होती हैं, क्योंकि मैथ में तो आपको पता है, क्योंकि इक्विवेलेंट वही क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो जब आपको बारीकियां पता होंगी तभी आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे, है ना। क्वेश्चन आपका हो जाता है, कोई संख्या यदि दी हुई 2 या 2 से अधिक व्यंजकों को पूरा पूरा विभाजित करे तो उस व्यंजक को कहा जाता है, उस व्यंजक को क्या कहा जाता है, अपवर्तक, समापवर्तक, समापवर्त या अपवर्त। तो देखिए आपको पता है कि अपवर्तक क्या कहलाते हैं, और यहां पे पूछ क्या रहे हैं कि कोई संख्या यदि दी हुई 2 या 2 से अधिक व्यंजकों, 2 या 2 से अधिक की बात यहां पे हो रही है, ठीक है। तो क्या करेंगे कि जैसे कोई संख्या है, ठीक है ना, और उसको यानी कि यहां पे ले लेते हैं 8 और यहां पे ले लेते हैं 20। अब 8 और 20 को कौन विभाजित कर रहा है, तो विभाजित कर रहा है 4। विभाजित कौन कर रहा है, तो 4 दोनों को विभाजित कर रहा है, क्योंकि 4 दूना 8 और 4 पंजे 20, ठीक है। तो ये क्या होंगे, ये अपवर्तक होंगे, यानी इस अकॉर्डिंग आपका जो ये अपवर्तक हो जाएंगे। लेकिन यहां पे कहा क्या गया है, यहां पे क्वेश्चन कहा गया अलग अलग अपवर्तक कहलाएंगे। अगर ये अलग अलग की बात की जाए तो ये अपवर्तक है, अगर दोनों को एक साथ में कहेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, तब ये समापवर्तक हो जाएंगे, यानी कि आपका बा ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है 9, 12, 18 का लासा है। अब यहां पे लासा निकाल लेते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं आप लोग, है ना। तो लासा निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो संख्या दी होती है, जैसे आपकी 9 हो जाती है और ये आपका 12 है और 18, इसको क्या करेंगे, इसको इसके गुणनखंड कर देंगे, है ना। लासा ऐसे ही तो निकालते हैं। तो ये 9 तो आपका नहीं कटेगा 2 से, लेकिन 12 और 18 2 से कट जाएंगे, यानी ये 2 से कट जाएगा, तो 9 जो है वो ऐसे उतार लेंगे और 2 छंग 12 आपका हो जाता है और 2 9 18 हो जाता है। उसके बाद फिर 2 से कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 सम संख्या है, तो 9 को हम ऐसे उतार लेंगे और 2 3 6 और आपका 9 फिर से ऐसे उतार लेंगे। फिर यहाँ पे आपका देखिए 2 से तो अब नहीं कटेगा, क्योंकि जब पहले से ही 9 और 9 नहीं कट रहे थे, अब तो 3 आ गए, यानी सारी संख्या विषम है, तो हम विषम संख्या से काटेंगे, तो आपकी 3 संख्या विषम है ना, तो इससे काटेंगे तो 3 3 9, 3 एकम 3, 3 3 9। फिर उसके बाद आपका हो जाता है 3 एकम 3 और 1 और 3 एकम 3, यानी कि जो आपका आंसर निकल कर आता है, यानी लासा बराबर आपका 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, आपका कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 3 12, 3 36, यानी कि जो लासा निकल कर आता है वो 36। आप देख ले आपका 36 इसमें है कहीं पे, तो आपका 36 देखिए
आपका बा ऑप्शन, यानी बा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए 9 के अपवर्त। अपवर्त मतलब क्या होता है? अपवर्त मतलब होता है गुणज। गुणज जैसे आप टेबल पढ़ते हो, पहाड़े पढ़ते हो, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8, इस तरह से, है ना। यहाँ पे 9 का पूछा जा रहा है, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36। तो इस तरह से जो आपका आ ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। और अपवर्त मतलब होता है गुणज, और अपवर्तक मतलब होता है कि जिन संख्याओं से कट जाता है। जैसे कि अपवर्तक की बात आती तो किन किन संख्याओं से, जैसे ये मान लीजिए 4 है, किन किन संख्याओं से कटेगा? तो 4 आपका एक संख्या से भी कटेगा, 2 दूना 4 से भी कटेगा, और 4 से, ये इसके क्या हो जाएंगे? ये अपवर्तक हो जाएंगे। लेकिन जब टेबल पढ़ा जाएगा, यानी 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौकू 8, ये क्या हो जाएंगे? तो ये अपवर्त हो जाएंगे। तो इनमें आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी ना होइएगा, अच्छे से चीजों को समझिएगा। क्वेश्चन है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? अब प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? जैसे 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से ये प्राकृतिक संख्या है। तो जाहिर सी बात है जो आपका 1 है ये प्राकृतिक संख्या हो जाती है। और अगर हम ये पूछे जैसे कि पूर्ण संख्या क्या होती है, अगर इसमें 0 लग जाता है तो ये पूर्ण संख्या हो जाती है। लेकिन 1 से जो स्टार्ट होती है वो प्राकृतिक संख्या। इस तरह से बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? अभी देखिए इस पे डिस्कस कर चुके हैं, पूर्ण संख्या क्या है। तो जैसे आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से संख्या और उसमें 0 लग जाता है, तो ये क्या है? तो ये पूर्ण संख्या और सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो 0, यानी कि ऑप्शन आपका राइट है। एक क्या है? एक देखिए भाज्य है, ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है, इनमें से कोई नहीं है ना, या अभाज्य है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाता है सा, यानी ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। यानी एक जो संख्या है वो ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य। अब यानी कि यहाँ पे आपका जो सा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अब समझ लेते हैं अभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं। ये देखिए आपका ऑप्शन में है, लेकिन इनको कहते किनको कहते हैं? तो जो संख्या एक से या खुद से, यानी जो संख्या हो उसी संख्या से कटे, तो खुद से यानी स्वयं से कट जाए, तो वो कौन सी होती है? वो अभाज्य होती है। वो और किसी संख्या से नहीं कट सकता। मान लीजिए 3 संख्या है, तो 3 किससे कटेगा? या तो 1 से कटेगा या तो 3 से, और किसी से नहीं कट सकता। 2 से कटेगा? नहीं कटेगा, है ना। तो इस तरह से ये क्या है? ये अभाज्य संख्या हो जाती है। अब भाज्य संख्या की बात कर लें, तो भाज्य संख्या वो होती है जो 1 से भी कट जाए। किससे कट जाए? 1 से भी कट जाए, स्वयं से भी कट जाए। स्वयं मान लीजिए कि जो अपनी संख्या से खुद से कट जाए, स्वयं से कट जाए, और दूसरी भी और भी संख्याओं से कट जाए, वो क्या होती है? वो भाज्य होती है। जैसे ये 8 है, तो 8 किससे किससे कट सकता है? देखिए 1 से तो ये कटेगा ही कटेगा, अपने आप से तो ये कटेगा ही कटेगा। अब ये दो चक्कू 8, तो 2 से भी कट जाएगा, 4 दूना 8, यानी 4 से भी कट जाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ कि इस तरह से ये क्या है? तो ये भाज्य संख्या है। ये चीज याद रखिएगा। और कर्मागत दो पूर्णांकों का अंतर होता है। तो कर्मागत दो पूर्णांक, तो कर्मागत जैसे आपने लिखा 1, 2, 3, 4, 5। अब कर्मागत दो पूर्णांक, तो ये कर्मागत, और इधर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 और -2, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो जो कर्मागत दो संख्याएं हैं और पूर्णांक संख्या, तो अगर आप 4 और 5 को यहां पे करें, तो 5 में से 4 गए, अंतर पूछ रहे हैं तो इसलिए माइनस करेंगे। तो 5 - 4, तो कितना बचा? तो 1 ही तो बचा ना। तो 1 होता है, क्योंकि भाई 2 के बाद 1 ही जोड़ेंगे तो 3, 3 के बाद 1 ही जोड़ेंगे तो 4, और ऐसे ही जब माइनस करेंगे तो 4 में जब 3 माइनस करेंगे तो 1 ही तो बचेगा, यानी 1 का अंतर होता है। तो इस तरह से यहां पे आपका हो जाता है 1, कर्मागत दो पूर्णांकों का अंतर 1 होता है। किसी पूर्ण संख्या में से शून्य घटाने पर प्राप्त होती है। तो शून्य ये क्या है? योग का तत्समक अव्यय, कि किसी पूर्ण संख्या में शून्य घटाने पर। अब ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि योग का तत्समक अव्यय क्या होता है? यहां पे समझ लें, तत्समक अव्यय, अवयव, अव्यय जो होता है, तो अगर आप मान लीजिए 5 + 0, तो क्या इसके मान में कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 0 आप जोड़ेंगे तो 0 ही रहे, मतलब 5 ही रहेगा। ऐसा तो है नहीं जैसे आपके पास 5 रुपए, हमारे पास 0 रुपए हैं, दोनों को एक में मिला दे तो कितने बचे? तो 5 ही तो रहेंगे ना। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये क्या कहलाता है? योग का तत्समक अव्यय भी कहलाता है। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। और किसी पूर्ण संख्या में से शून्य घटाने पर, अब यहां पे क्या करें कि शून्य आपने घटा दिया, तो क्या बचा? तो 5 में से आपने शून्य घटा दिया, तो कितना बचा? तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो 5 ही तो बचे ना। तो इस तरह से आपका वही संख्या यानी रहेगी। देखिए वही संख्या तो यहां पे है, तो इस तरह से हो जाता है।
प्राकृतिक संख्या है। अब प्राकृतिक संख्या कौन होती हैं? जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से क्रम में चलती हैं। और प्राकृतिक संख्या अब यहाँ पे देखिए 2/3 है, -5/6 है, √3 है। तो आपका देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ पे 5 संख्या दी है, यानी कि यही तो इसका है ना। तो इस तरह से ये आपका हो जाता है, ये इसका 5 जो है इसका पार्ट हो जाता है, तो यानी ये प्राकृतिक संख्या हो जाती है। ऋण पूर्णांक संख्या है, तो ऋण पूर्णांक, ऋण की बात यहां पे की जा रही है, तो जैसे आपका हो जाता है ये 0 हो गया, ठीक है। यहां पे 1 2 3 4 5 इस तरह से क्रम चल रहा है, और -1 -2 -3 -4 -5, तो इस तरह से ये क्रम चल रहा है, ठीक है। अब यहां पे पूछा क्या है? ऋण पूर्णांक संख्या है, तो ऋण पूर्णांक ये ऋण में जा रहा है ना, ऋण पूर्णांक है, तो यहां पे -5 है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। क्या शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम होता है? तो शून्य का जो है नहीं, हाँ और ज्ञात नहीं किया जा सकता, या इनमें से कोई नहीं। तो शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम, किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वो संख्या होती है जिसमें इसको गुणा कर दिया जाए तो मान 1 आ जाए, है ना। और यहां पे क्या कह रहे हैं कि क्या शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम होता है, तो समझ लेते हैं। जैसे 0 × x = 1, शून्य में कोई भी संख्या का जब आप गुणा कर देंगे तो मान यानी मान 1 नहीं आएगा, वो शून्य हो जाएगा, इसलिए शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। यानी यहां पे क्या हो जाएगा? क्या शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम होता है? तो नहीं होता है, इसलिए नहीं पे आप टिक करेंगे। क्वेश्चन है -1 और 1 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं प्राप्त की जा सकती हैं? तो देखिए, या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि किन्हीं दो असमान यानी -1 और +1, है ना, असमान परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या किनको कहते हैं? जो p/q फॉर्म में होती है ना। तो उनके बीच कितनी परिमेय संख्याएं होंगी? तो इनके बीच आप कितनी भी परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं, कोई लिमिट नहीं होती है, और जिसकी कोई लिमिट नहीं है वो क्या है? वो अनंत है, वो इन्फिनाइट है। ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी आपका आ सकता है, तो अब इन्फिनाइट हो या अनंत हो आप उसी पे टिक करेंगे। क्वेश्चन हो जाता है आपका -8 का योगात्मक प्रतिलोम होगा। -8 में अगर इसका योगात्मक प्रतिलोम जोड़ दें तो इसका मान क्या हो जाना चाहिए? इसका मान 0 हो जाना चाहिए। और अगर x का यानी x इसका योगात्मक प्रतिलोम है तो x का मान निकालने पर मान आएगा, कितना आएगा? तो 8 आएगा, है ना। मान कितना आएगा? तो 8 आएगा। और यहां पे ऐसा कोई ऑप्शन दिए नहीं है, यानी योगात्मक का मतलब होता है अगर माइनस में है तो वो प्लस में हो जाता है, प्लस में यानी क्या होता है? तो योग, यानी योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना, तो वो प्लस में आ जाएगा, यानी 8 है, -8 का तो 8 हो जाएगा। तो यहां पे ऐसा कुछ 8 तो नहीं दिए हैं, क्योंकि 16 -16 और यहां पे एक ऑप्शन और है 16 की घात 1, तो ये सभी गलत है, यानी इनमें से कोई नहीं। -16 का योगात्मक प्रतिलोम है। अब यहां पे देखिए -16 का योगात्मक प्रतिलोम मतलब 16, लेकिन यहां पे 16 नहीं दिया गया है, तो इस तरह से आपका इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन है, जब दो अनुपात समान हो तो उनके ऐसे संबंध को क्या कहते हैं? मिश्रित अनुपात, सरल अनुपात, समानुपात, या इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे क्या कहा जा रहा है? जब दो अनुपात समान हो, यानी देखिए 2/5 = 4/10, तो देखिए 2 से ये कट जाएगा, तो 2 दूना 4 और 2 पंजे 10, यानी क्या कि 2/5, ये देखिए समान अनुपात में हो गया ना। तो इस तरह से क्या होता है? ये समानुपात है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। समानुपाती पदों 20:30, समानुपात 60:90 में। अब देखिए जो ये चिन्ह होता है, ये इस चिन्ह को क्या कहते हैं? समानुपात का चिन्ह। और जो ये चिन्ह आपका होता है, ये किसका होता है? तो अनुपात का चिन्ह होता है। तो आप यहां पे देख सकते हैं समानुपाती पदों 20:30, समानुपात 60:90 में। 20 और 60 मध्य पद है, तो यहां पे समझ लेते हैं मध्य पद कौन है और आपके बाह्य पद कौन है। जब आपको पता होगा तभी आप इस तरह का जो क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो आपका देखिए यहां पे 20:30 समानुपात 60:90, ठीक है। अब यहां पे जो ये बाहरी होते हैं, ये एक सबसे लास्ट वाला और सबसे फर्स्ट वाला, ये देखिए बाहर की तरफ है ना, तो ये कौन से पद हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं बाह्य पद। और आपका जो ये 30 और ये 60 है, क्योंकि ये देखिए बीच में है, ऐसे ही पता चल रहा है, तो ये आपके हो जाते हैं मध्य पद, ठीक है ना। अब इसमें ऑप्शन में क्या है कि 20 और 60 मध्य पद है, तो 20 और 60 देखिए ये मध्य पद तो नहीं है। फिर उसके बाद 30 और 90 बाह्य पद है, तो 30 और 90 भी बाह्य पद नहीं है। फिर उसके बाद आपका ऑप्शन हो जाता है 20 और 30,
बाह्य पद है तो 20 और 30 भी बाह्य पद नहीं है, लेकिन 30 और 60 मध्य पद है। देखिए यहां पे 30 और 60 क्या है, तो मध्य पद है। तो इस तरह से यही आपका ऑप्शन राइट हो जाता है, यानी कि आपका द ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन है 25, 75, 500 और 1000 समानुपात में नहीं है, क्योंकि क्यों ये नहीं है समानुपात में, तो देख लेते हैं। आपका जैसे 25 है, अनुपात 75 समानुपात 500 और आपका हो जाता है अनुपात 1000। अब आप इसका क्या करेंगे, जैसे बाह्य पदों का गुणा और मध्य पदों का गुणा, तो जो बाह्य पद आपके 25 और 1000 हैं, इसका आप गुणा करेंगे तो कितना होगा, तो 25 और 1000 का गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 25 और 3 जीरो, यानी 25,000 हो जाएंगे। उसके बाद 75 और 500 का आप गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 37,500। 37,500 आप गुणा करके देख लीजिए, 37,500 होगा। तो इसका मतलब क्या है, यानी बाह्य यहां पे यहां कोई बाह्य पद नहीं है, यहां पदों के गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल नहीं है। देखिए जो बाह्य पद का गुणनफल है वो मध्य पदों का गुणनफल नहीं है, देखिए दोनों अलग अलग है ना। तो इस तरह से आपका जो बा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है, यानी बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल नहीं है। क्वेश्चन है आपका 6 और 54 का मध्यानुपाती होता है। जब इस तरह के क्वेश्चन आए, जैसे मध्यानुपाती कौन है ये, और इसमें देखिए जैसे आपका समानुपाती, तो जिस तरह से आप पहले तो चिन्ह को आप समझिए कि कौन कौन से चिन्ह होते हैं, कैसे लगाए जाते हैं, तो चीजें बेहतर समझ में आएंगी, ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 और 54 मध्यानुपाती हैं, तो मध्यानुपाती सबसे पहले आप 6 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अनुपात में आप x लिख देंगे, क्योंकि यहां पे 2 ही नंबर हैं और इनको करना कितने, 4 नंबर करने हैं। तो x फिर समानुपात, फिर आप x लगाएंगे और उसके बाद आप अनुपात 54 लिख देंगे। यानी ये 2 पद हैं, तो एक पद आप सबसे पहले लिखेंगे, एक पद आप सबसे बाद में लिखेंगे, यानी ये बाह्य पद हो जाएंगे। और मध्य पदों में आपको x लिखना है। तो देखिए मध्य पदों में x लिखा है और बाह्य पदों में क्या लिखा है, तो जो पहली संख्या और दूसरी संख्या लिख दी गई, ठीक है। अब यहां पे देख लेते हैं बाह्य पदों का गुणा और मध्य पदों का गुणा कर लेते हैं। तो जब इसका आप गुणा करेंगे तो 2x यानी x स्क्वायर हो जाएगा ना, x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए 6 और 54 का आप गुणा करेंगे, तो 6 और 54 का गुणा करने पे आपको कितना प्राप्त होगा, यहां पे देख लेते हैं 54 और 6, 6 चौक 24, 24 के 4 हासिल 2, 6 पंचे 30 और 2 32, यानी 324 हो गया ना। तो आपका जो आपने ये गुणा किया वो आपका हो गया 324। अब आप क्या करेंगे, अब आप देखिए आप इसको तोड़ेंगे, जब तोड़ेंगे तो आपका कितना होता है, क्योंकि जब आप तोड़ेंगे तो ये आपका 18 होता है। तो x स्क्वायर बराबर 18 और यहाँ पे ये x बराबर आप वर्गमूल इसका करेंगे x स्क्वायर का, तो x बराबर 18 आंसर निकल कर आता है। आप देख ले किसमें है, तो देखिए 18 आपका हो जाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन आपका हो जाता है 5 अनुपात 5 समानुपात x अनुपात 45 में x का मान है। तो इसमें भी आप इसी तरह से करेंगे, आपका 5 अनुपात 5 समानुपात x अनुपात 45। तो अब इसमें आप क्या करेंगे, बाह्य पदों का गुणा मध्य पदों के गुणा के बराबर आप करेंगे। तो इसमें 5 और x का गुणा करेंगे, 5 और 45 का गुणा करेंगे, तो 5 गुणे x, देखिए यहां पे 5 गुणे x, तो 5 गुणे x आपका हो जाएगा बराबर आपका 5 और 45 का गुणा हो जाएगा, 5 गुणे 45 हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो ये x है आपने इधर उठा लिया और उसके बाद बराबर के बाद आपने ये आपका 5 और 45, तो 40 और 5 45 और 5 तो 25, 25 के 5 हासिल 2, 5 चौकू 20 और 2 22, यानी 225 हुआ ना। तो 225 आपने इसका लिख दिया, 225। और आपके ये जो 5 है ये गुणे में है और जब इधर आएगा तो ये किसमें हो जाएंगे, तो भाग में, तो ये भाग में हो गया। अब इसको आप काट दें तो 5 चौकू 20 है ना, 5 चौकू 20 हो जाता है और यहाँ पे 2 बचते हैं और 5 25 हो जाता है, ये आपका कट गया 5 एकम 5 और ये आपका 45, यानी कि 45 आंसर आपका निकल कर आया। कितना आंसर निकल कर आया, तो 45, ठीक है ना। अब आप देख ले इसमें है कहीं पे ऑप्शन, तो बा ऑप्शन में आपका 45 हो जाता है। क्वेश्चन है 16 और 40 का तृतीय अनुपात होगा। अब तृतीय अनुपात में आप क्या करेंगे, क्योंकि 2 ही नंबर दिए हैं और इस तरह का भी हम देखिए सॉल्व कर चुके हैं। तो इसमें क्या करेंगे, 16 और 40 का जब तृतीय अनुपात होगा तो तृतीय अनुपात में करना क्या होता है, जो 16 है उसको सबसे पहले लिख देंगे और उसके बाद 40 है ना, तो अनुपात 40। और यहां पे तृतीय अनुपात निकाला जा रहा है और पहले हम लोगों ने क्या निकाला था, तो मध्य अनुपात। तो मध्य अनुपात में यह था कि पहली और दूसरी संख्या दोनों तरफ रख दी जाती है और बीच में 2 बार x रख दिए जाते हैं, यानी
संख्या अनुपात x, फिर समानुपात x अनुपात संख्या। लेकिन जब तृतीय अनुपात निकालते हैं तो इसमें क्या करते हैं, जो पहली संख्या होती है फिर उसके बाद दूसरी संख्या जो होती है उसको रख देते हैं। ये देखिए तृतीय अनुपात में फर्क है, इसको समझ लीजिएगा। उसके बाद आप क्या करते हैं, जो दूसरी संख्या है उसी को तीसरी संख्या बनाते हैं। यानी कि यहां पे देखिए ये आपकी दूसरी संख्या, तो समानुपात के बाद तीसरी संख्या है ना, और उसके बाद आप x करेंगे तो यहां पे इस तरह की इक्वेशन बनके तैयार होगी। अब आप वही प्रक्रिया करेंगे बाह्य पद और मध्य पद। तो आप देखिए 16 और x की आपने गुणा कराई तो 16x हो गए। उसके बाद आपका आपने 40 और 40 की गुणा कराई तो आपका 40 गुणे 40 आपने कराई तो कितना हुआ, 4 चक्कू 16 और 0 2 है ना, तो 1600 हो गए। तो x बराबर आपका 1600 हो गया। और इधर ये 16 देखिए गुणे में है तो इधर आएंगे तो ये भाग में हो जाएंगे, तो 16 एकम 16 16 एकम 16 और ये दो जीरो हो गए। तो यानी आपका 100 निकल कर आता है आंसर। अब आप देख लें 100 किसमें है, तो आपका देखिए सा ऑप्शन में 100 दिए हुए हैं यानी 100, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3 कैसा व्यंजक है। कैसा व्यंजक है, तो सजातीय व्यंजक जिनमें एक चर आ रहा हो, घात से मतलब नहीं होता है। एक से अधिक चर हो तो विजातीय हो जाते हैं। इसमें देखिए एक्स भी दिए हैं। अब यहाँ पे घात वाला तो पूछ नहीं रहे कि भाई सजातीय है या विजातीय है, यहाँ पे द्विघात त्रिघात वाला पूछते तो, लेकिन यहाँ पे ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं। यहाँ पे यही आपसे पूछ रहे हैं कि ये सजातीय है या विजातीय। तो सजातीय किसको कहते हैं, जिसमें एक ही पद जैसे जो चर है वो आपका वो एक ही हो, जैसे x है तो x ही हो, y है तो y ही हो। लेकिन यहाँ पे x भी दिए हुए हैं और y भी दिए हुए हैं, यानी कि ये विजातीय हो जाता है। वह ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। आप देखिए 9y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 8 कैसा व्यंजक है, सजाती या विजाती। अब इसमें स्क्वायर से फिर कोई मतलब नहीं है क्योंकि सजाती विजाती पूछा जा रहा है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि y है और y है, यहां पे x नहीं दिए हैं क्योंकि एक ही दिए हैं, चर जो है वो एक ही यानी y ही दिए हुए हैं। तो इसमें ये कैसा हो जाता है, तो ये आपका हो जाता है सजातीय, क्योंकि एक ही जाति का है। ऐसे समझ लें कि दो जाति के जब मिलेंगे तो वो विजातीय हो जाएंगे, लेकिन जब एक ही जाति है दो लोगों की तो वो कैसे होंगे, वो सजातीय होंगे। तो यहां पे इस तरह से आप समझ लें, ठीक है ना। क्वेश्चन है समीकरण में पक्ष होते हैं, तो समीकरण में कितने पक्ष होते हैं, 1 2 3 या 3 से अधिक। समीकरण में बीच में समानता सूचक आपका यही तो चिन्ह होता है ना, समानता सूचक बोलने बराबर का चिन्ह बोलने इज इक्वल टू इंग्लिश में हो गया। तो बराबर के इधर भी कुछ लिखा होता है और बराबर के इधर भी, यानी दो पक्ष होते हैं। तो इस तरह से आपका जो आंसर हो जाता है वो दो राइट हो जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन है आपका 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 व्यंजक कैसा समीकरण है। यहां पे द्विघात है या सरल समीकरण है या n घात समीकरण है, विघात समीकरण है। तो इसमें देखिए क्या है कि 3x स्क्वायर यानी कि यहां पे कितनी घात लगी हुई है, 3x स्क्वायर में 2 लगे हुए हैं, 2 की घात है ना। तो ये कैसा है, तो द्विघात समीकरण है। यहां पे कुछ नहीं लगा होता तो सरल समीकरण हो जाता, और अगर 3 जैसे 3x और ऊपर 3 लगे होते तो कैसा हो जाता, तो त्रिघात समीकरण हो जाता। क्वेश्चन आपका हो जाता है x प्लस 1 क्यूब बराबर, ये 3 घात लगी हुई है ना, 3 घात लगी हुई है, बराबर 0 व्यंजक कैसा समीकरण है। तो भाई जाहिर सी बात है कि द्विघात तो है नहीं क्योंकि ऊपर 2 नहीं लगे हुए हैं और 3 लगे हुए हैं। देखिए x प्लस 1 और ये 3 यानी त्रिघात। तो इस तरह से ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन है आपका ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई के गुणनखंड है। तो इसमें समझ लेते हैं, सबसे पहले आपका क्या हो जाता है, इसमें क्या कॉमन लिया जाता है। तो कॉमन इसमें आप कितने ले सकते हैं, देखिए ए एक्स प्लस बी एक्स में एक्स कॉमन है ना, तो हमने एक्स कॉमन ले लिया। उसके बाद बचा कितना, तो एक्स जब ले लिया तो ए बचा, फिर प्लस का चिन्ह बचा और फिर एक्स बचा, इतना ही तो बचा, सॉरी बी बचा। यहां पे एक्स तो कॉमन ले ही लिया है ना, तो यहां पे ये इतना बचा ए प्लस बी। अब उसके बाद देखिए इसमें कॉमन क्या लेना है, तो इसमें कॉमन आपका ए और बी और वाई 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 देखिए दोनों जगह है, तो और माइनस का चिन्ह लगा हुआ तो माइनस वाई कॉमन हमने ले लिया। और बचा क्या, तो जब वाई ले लिया तो ए और वाई बचा, ए और वाई, ए और बी यहां पे बचा, वाई कहां से बच गया, ए और बी बचा आपका, ए और ये माइनस माइनस प्लस तो प्लस और बी बच गया, ठीक है ना। तो इस तरह से ये इक्वेशन बनके तैयार हुई, x ब्रैकेट में a प्लस बी माइनस वाई ब्रैकेट में a प्लस बी, ये हो गया। अब कॉमन ले लेते हैं, देखिए a प्लस बी में से हम a इज इक्वल टू a प्लस बी, और इसमें ये देखिए आपका x है तो x ले लिया और माइनस का y है तो y ले लिया। अब इस तरह की इक्वेशन किसमें है,
ए प्लस बी और एक्स माइनस वाई, ए प्लस बी एक्स माइनस वाई, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 के गुणनखंड है। अब आपको गुणनखंड जो करना होता है वो किस तरह से करना होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे आपका एक्स स्क्वायर माइनस ये एक्स स्क्वायर है माइनस 8x प्लस 7 है ना, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है उससे कंपेयर करते हैं। जैसे आपकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है यहां पे हम लिखे थे, इसको सिर्फ आपको माइंड करना होता है, माइंड में आपको करना होता है, कहीं पे रफ करके आप देख लें, इस तरह से करना होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस आपका सी हो जाता है, इसे आप कंपेयर कर सकते हैं। अब यहां पे ए का मान कितना है, तो ए बराबर, देखिए यहां पे ए का मान कितना है तो 1 हो जाता है। उसके बाद बी का मान कितना है, तो बी का मान -8 है ना, देखिए यहां पे बी का मान -8 हो जाता है। और सी का मान कितना हो जाता है, तो सी का मान आपका 7 हो जाता है। अब इसमें क्या करना होता है, इसमें a इंटू सी करना होता है, आपका क्या करना होता है, a इंटू सी आपको करना होता है, यानी इसका टेबल करना होता है। और b का जो मान है इसको क्या करना होता है, इसको -8 को इस तरह तोड़ते हैं, जैसे आपका जो ये 8 है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, x और स्क्वायर और आपका कितना हो जाता है जो 7 है, इसको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे जितना भी आता है, फिर जो बीच में आपका नंबर है यानी कि b, ए सी का तो आपने गुणा कर दिया, और जो आपका b बचा इसको इस तरह से तोड़ते हैं कि देखिए अगर इसको a इंटू सी के जैसे इसमें जोड़े तो कितना बनेगा, और अगर -8 ही रहेगा, और जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो +7 आ जाएगा, यानी कि गुणा करने पर इतना आए यानी 7 आए, और जब जोड़े या घटाए तो ये 8 यानी -8 है। तो यहां पे लिख लेते हैं -8 को हम कितना लिख सकते हैं, तो -8 को हम लिख सकते हैं -7 और -1 के रूप में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 8 हो जाएगा, और 7 एकम 7, तो इस तरह से ये 7 भी रह जाएगा, जब आप गुणा करेंगे तो ये 7 ही रह जाएगा, और जब जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस के साथ हमको लाने हैं, है ना, यहां पे हमको 7 लाने हैं, सॉरी यहां पे 7 लाने हैं, तो माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा। अब इक्वेशन किस तरह से बनके तैयार हुई इसको हम देख लेते हैं। देखिए अब यहां पे हो जाता है एक्स स्क्वायर -7x और -x और +7, यही तो बना ना, क्योंकि हमने -7 और -1 में हमने इसको तोड़ दिया था, तो जब तोड़ दिया तो यहाँ पे -7 और -x, एक मतलब x, क्योंकि एक ही तो हुआ ना, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब कॉमन इसको इसमें ले लेंगे, तो इसमें कॉमन क्या है, देखिए x कॉमन है ना, तो x हमने कॉमन ले लिया, उसके बाद x जब कॉमन ले लिया तो बचा कितना, तो x कॉमन लेने के बाद यहाँ पे ये x कॉमन लिया, तो इसमें से एक x बच गया ना, तो x ले लिया, उसके बाद जो चिन्ह है माइनस का वो ले लिया, और यहाँ पे 7 बचे, तो इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे क्या है, x + 7 है, तो यहां पे क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 1 ले सकते हैं कॉमन, तो -1 कॉमन ले लिया, बचा क्या, तो x, और क्या बचा, तो -7 बचे यहां पे। अब इस तरह की इक्वेशन बन गई। अब क्या करना है, कॉमन है इसमें से ले लेते हैं, तो x -7 हो जाता है, और उसके बाद x ये आपका हो जाता है और -1। अब आप देख लें ऐसी इक्वेशन किसमें है, तो x -7 किसमें है आपका, देखिए ये x -7 और x -1, ये इस तरह से आपका हो जाए, जैसे निकल कर हमारा इस तरह से आया, फिर उसके बाद तो इससे कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आपका यही ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन है 6x स्क्वायर -x -15 के गुणनखंड है, तो इसके आपको गुणनखंड करने हैं, तो उसी तरह से अब आपकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसी के अकॉर्डिंग आप कर लें। जो आपकी इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इसको कंपेयर करना है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ए का मान कितना है, तो ए का मान 6 है, तो a बराबर 6 हो जाता है, और b का मान कितना है, तो ये x जो ये एक ही तो है ना, और माइनस का है, तो b बराबर -1 हो जाता है। फिर ये c कितना है, तो c आपका हो जाता है -15। अब क्या करेंगे, a और c की गुणा करेंगे, है ना, जो आपका 6 और 15 है इसकी हम गुणा करेंगे, तो ये आप जैसे माइंड में कर लीजिए या कहीं पे रफ आप कर लीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा, 6 इंटू आपका -15 हो जाएगा ना, इसकी जब आप गुणा करेंगे तो माइनस के 90 निकल कर आते हैं, यही तो होंगे ना, तो अब आपके माइनस के 90 है, और b कितना है, तो -1 है। अब 90 लाना है तो कैसे आ सकता है, अब 90 में आप देखिए -10 और 9 ये हो जाएगा, क्योंकि 10 9 90 हो जाएगा, 10 9 90 हो जाएगा, और -10 में से 9 निकालेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, यानी कि x बच जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, -10 और 9,
ये हो जाएगा। अब लिख देते हैं 6x², देखिए यहाँ पे है 6x², और अभी जो तोड़ा इसको तो 10x, और ये माइनस के 10x है ना, और प्लस के कितने बने तो 9x बन गए। उसके बाद कितना बचा तो माइनस के 15, ये इस तरह से हो जाते हैं। उसके बाद आपका है 6x² माइनस 10x प्लस 9x, वही चीज और 15, ठीक है ना। अब क्या करेंगे 2x, अब इसमें देखिए 2x कैसे ले सकते हैं, यहां पे हमने डबल लिख दिया है, ठीक है ना। हम 2x कैसे ले सकते हैं, तो 2 तियां 6 और 2 पंजे 10 है ना, 2 से ये हो रहा है, तो हमने 2 ले लिए, कॉमन ले लिए, और उसके बाद x और x, तो हम 2x कॉमन ले सकते हैं। उसके बाद 2 तियां 6, तो यहाँ पे 3 ले सकते हैं 3x, और माइनस यहाँ पे है 2 पंजे 10, यानी यहाँ पे 5 ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 3 तियां 9 और 3 पच्चे 15, तो प्लस के 3 यहाँ पे ले सकते हैं कॉमन में, 3 तियां 9 यानी कि आपका 3x, और माइनस 3 पच्चे 15 यानी 5 यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन कुछ इस तरह से बनी। अब इसमें कॉमन ले लेते हैं, देखिए 3x माइनस 5, 3x माइनस 5 में हमने क्या किया 3x माइनस 5 ले लिया, ठीक है ना, और बचा क्या 2x प्लस 3, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2x प्लस 3, यानी आपकी इस तरह से इक्वेशन बनी। अब आप ऑप्शन में देख लें कहां पे ऐसा है 3x माइनस 5 और 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 कहां पे गया, देखिए आपका 3x माइनस 5, आपका द ऑप्शन में आप देख ले 3x माइनस 5 हो गया, और 2x ये आपका प्लस 3, यानी द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, तो ये आपका द ऑप्शन राइट है। अब क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 1 माइनस 8x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाएगा। आपने बहुत पढ़ा कि पूर्ण वर्ग कैसे बनाए और कैसे बनता है, तो जैसे जोड़ा होता है ना, अगर जोड़ा नहीं होता है तो पूर्ण वर्ग नहीं बन पाता, अगर जोड़ा बन जाता है तो वो पूर्ण वर्ग होता है। हाँ, इसी तरह से तो होता है, तो इसमें भी देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाना है, 2 पद दिए गए हैं, तो कौन से 2 पद दिए गए हैं, तो एक हो गया माइनस 8x हो गया, ठीक है ना, ये दिए हुए हैं। पूर्ण वर्ग बनेगा किन्हीं 2 पक्षों के योग के रूप में रहेगा और स्क्वायर रहेगा। जैसे देखिए 2 पक्षों के योग में रहेगा, 2 पक्ष ये हो गया, एक पक्ष ये हो गया, एक ये पक्ष हो गया, और उसके बाद स्क्वायर हो जाएगा। ये किस काम में आएगा, तो जैसे ये किस फॉर्म में आएगा, तो ये जो फॉर्म हो जाती है आपकी, वो फॉर्म हो जाती है a प्लस बी स्क्वायर, इसी फॉर्म में तो ये बन के तैयार हुआ ना, a प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। पूर्ण वर्ग बनेगा तो कैसा दिखेगा, खोलकर लिखते हैं इसको, तो a प्लस बी स्क्वायर, ये कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है ना 2ab, कहीं पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इससे कोई इशू नहीं होता है। यहां पर 3 पद आते हैं, यहां पर 2 पद ही दिख रहे हैं। अब यहां पे देखिए 2 पद हैं और यहां पे 3 पद हैं। अब क्या करेंगे, इसमें यही पूछ रहा है कि क्या जोड़ा जाए। अब इसमें जब ये क्या जोड़ा जाएगा, तभी इसमें कुछ ऐसा है जो जोड़ा जाएगा, तब ये पूर्ण वर्ग बन पाएगा। तो क्या करते हैं, एक को लिख सकते हैं, एक को क्या लिख सकते हैं, जो यहां पे है आपका, तो उसको देखिए यहां पे स्क्वायर है ना, तो इस तरह से इसका मतलब क्या होता है कि ए पे भी स्क्वायर है और बी पे भी स्क्वायर है, तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। और 8 माइनस 8 को क्या लिख सकते हैं, तो माइनस 8 को अगर तोड़ा जाए तो आपका जो माइनस 8 है इसको क्या लिख सकते हैं, तो आपका हो जाता है -2 गुणे 4, 2 चक्कू 8 हो जाता है ना, गुणे x क्योंकि x है, और गुणे 1, भाई 1 से आप गुणा कराएंगे किसी भी संख्या के, तो उसमें क्या परिवर्तन होता है, नहीं होता। जैसे 8 एक कम 8, 9 एक कम 9, 10 एक कम 10, यानी कोई भी आप परिवर्तन इसमें आप जिससे गुणा करेंगे तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब 1 से गुणा करेंगे तो इसके मान में कि कोई परिवर्तन हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2 गुणे 4 गुणे एक्स गुणे 1 जो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ए का स्क्वायर है ए बी की जगह, ए का स्क्वायर क्या है तो ए बी की जगह है, और ए बराबर ए स्क्वायर है। अब बचा इसमें क्या, तो इसमें क्या बचा आप देख ले, 4x, यहां पर 4x का स्क्वायर जोड़ देंगे और घटा देंगे, यानी -4x स्क्वायर। अगर जोड़ देंगे तो देखिए यहां पे अगर हम जोड़ देते हैं तो 1 -4x स्क्वायर, ठीक है ना, और -4x स्क्वायर, तो 4 चक्कू कितना होता है तो 16x स्क्वायर, तो यानी यहां पे 16x स्क्वायर आ जाएगा, यानी 16x स्क्वायर जोड़ने पर यहां पे क्या हो जाएगा तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर है। यहां पे देख ले सा ऑप्शन में आपका 16x स्क्वायर। और इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए बिल्कुल भी ये ना सोचे कि टेंशन ले लिया अब ये कैसे क्या होगा, इसको पहले फॉर्म में लिखें, किस फॉर्म में लिखा जाएगा। फिर अब ये फॉर्म ऐसे ही तो भाई बन रही है,
ए प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में आप लिखेंगे, फिर उसको आप तोड़ देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन जाएगा। तो अब इसमें आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि बहुविकल्पी टाइप में भी आए, हो सकता है अतिलघुत्तरीय टाइप में आ जाए, तो चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका हो जाता है, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x-5 के गुणनखंड हैं, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, वही जैसे ए और सी का क्या करेंगे तो गुणा कर देंगे और 4 को इस तरह से तोड़ेंगे कि अगर जोड़ें या घटाएं तो 4 ही रहे और अगर गुणा करें तो 5 आ जाए, ठीक है ना। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5। तो इसमें सब करके आप जितनी फॉर्मेलिटीज है, क्योंकि कई बार इसको करा चुके हैं, ठीक है ना, तो ये x माइनस 5 और उसके बाद x प्लस 1 निकल कर आया। अब देख लीजिए इसमें कौन सा ये आपका हो जाता है, तो ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, आपका यही सही है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन आपका हो जाता है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखें। तो किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने का सूत्र आपका हो जाता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो ये किस ऑप्शन में है, तो आ ऑप्शन में, यानी आ ऑप्शन आपका राइट है। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, है ना, समबाहु त्रिभुज की बात हो रही है। तो यहां पे क्या कह रहे हैं कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल पूछा जा रहा है ना। और यहां पे दिए क्या हुए हैं कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो लंबाई 10 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, तो क्षेत्रफल a बराबर √3/4 और भुजा स्क्वायर हो जाता है ना, भुजा स्क्वायर। अब क्या करेंगे, √3/4 गुणे और कितना है, तो भुजा स्क्वायर है यानी 10 का स्क्वायर लिख दिया। अब क्या किया, यहां पे 10.100 हो जाता है, तो ये 100 आपका हो गया। और यहां पे क्या बचा, तो आपने क्या किया, इसकी देखिए यहां पे ऐसे मान ले, अगर आपको इस तरह से आपको आसान रहेगा तो आप क्या करेंगे, ये जो आपका 1 हो जाता है, यहां पे देखिए 100 और √3 और बटे में कितना आ जाएगा 4, क्योंकि बटे में पहले से ही 4 है। तो यहां पे आप काट दें, 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 2 बचा, तो कितना बचा 4 पंजे 20, यानी आपका हो जाएगा 25√3 आंसर निकल कर आ जाएगा। तो 25 3 रूट आपका किसमें है, तो आपका बा ऑप्शन में ये हो जाता है। क्वेश्चन है वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो आप इसमें देख लें पाई आर स्क्वायर किसमें, तो सा ऑप्शन में है, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर। वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या r1 व आंतरिक त्रिज्या r2 है, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल होगा। तो क्या है कि वृत्ताकार, वृत्त मतलब ये चीज है ना, वृत्ताकार मैदान की बाह्य त्रिज्या r1, बाह्य त्रिज्या हो गई R1 हो गई, यानी ये बाह्य त्रिज्या है ना, R1 हो गई। यहां पे अभी देखते हैं त्रिज्या भी आपकी, देखिए एक ये त्रिज्या हो गई और आपकी एक ये त्रिज्या हो गई, है ना। इसी तरह से तो R1 है, क्या कह रहे हैं कि वृत्ताकार मैदान की R1 व आंतरिक त्रिज्या R2 है। तो जो अंदर की त्रिज्या है वो R2 है और जो बाह्य त्रिज्या है वो R1 हो जाती है। वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल होगा, तो क्षेत्रफल निकालना है तो इसको क्षेत्रफल पाई R1 स्क्वायर आएगा। छोटे वाले का निकालेंगे, यानी जो छोटे वाले वृत्त का है तो निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर 2 स्क्वायर हो जाएगा। तो बड़े में से छोटे वाले वृत्त को घटा देंगे तो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है ना। पाई कॉमन ले लेंगे, भाई दोनों में पाई है तो इसलिए पाई कॉमन ले लेंगे। तो निकल कर क्या आया, तो पाई और R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इस तरह से हो जाता है। तो ये आप ऑप्शन में देख लें कहां पे है, तो पाई आपका पाई R2 स्क्वायर और ये आपका माइनस R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर, यानी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। यदि एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 7 मीटर है, मैदान का क्षेत्रफल होगा। तो इसमें पूछ रहे हैं कि क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिज्या R है ना, त्रिज्या R बराबर कितनी है, देखिए 7, तो आपका 7 मीटर हो जाती है, 7 मीटर। और क्षेत्रफल यहां पे पूछ रहा है ना, वृत्त, ये देखिए क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो ए मतलब क्षेत्रफल है ना, बराबर पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब पाई का मान कितना होता है, तो पाई का मान 22/7 होता है और स्क्वायर, तो आर कितना है, आर 7 है, तो 7 और स्क्वायर है यानी 7 2 बार। अब क्या करेंगे, एक 7 आपका एक 7 से कट जाएगा और दूसरा जो 7 बचा है उसको 22 से आप गुणा कर दें, तो यहां पे गुणा कर लेते हैं, तो 22 और 7, तो गुणा करते 7 दूनी 14, 14 के 4 हासिल 1 और 7 दूनी 14 और 1 15, 154, यानी आप देख लें इसमें 154 है कहीं पे, तो 154 मीटर स्क्वायर, क्योंकि 2 है ना मीटर में दिए हुए थे और मीटर स्क्वायर आपका निकल कर आया।
क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। घन के आयतन का सूत्र होता है, तो घन के आयतन का सूत्र, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब यानी भुजा स्क्वायर, है ना। तो भुजा यानी ए और क्यूब, तो ए क्यूब आपका आंसर हो जाएगा। आयतन का आयत का, सॉरी यहाँ पे आयत है, आयत यही तो होती है ना, आयत ये है, वर्ग ये है, इस तरह, ये यहाँ पे नहीं है, ये चीज है आयत, जिसकी दो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यही तो आयत होता है। और इसमें वर्ग में क्या होता है, तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन कोण कितने का बनाते हैं, तो ये 90 डिग्री यानी समकोण, है ना। तो यहाँ पे समकोण यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। वर्ग 10 माइनस 20 की उच्च सीमा होगी, तो क्या इसमें करते हैं कि जो बाद में लिखी होती है, जो बाद में लिखी होती है वही उच्च सीमा होती है। तो बाद में क्या लिखा है, 20 लिखा है, तो 20 ही उच्च सीमा होगी। और यहां पे है वर्ग 30 से 40 का मध्य बिंदु वर्ग चिन्ह है, तो 30 से 40 जब ऐसा पूछे तो दोनों को क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, यानी 30 और 40 को जोड़ दिया तो कितना बना, तो 70 बना। और इसको क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे, जब 2 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा, 2 3 6 और 1 बचा और 0 2 पंजे, तो ये 35 आप ऐसे भी कर सकते थे, नॉर्मली यहाँ पे हो जाता 30 और 40 70 और आधा कर दो तो 35, यानी 35 आंसर यहाँ पे निकल कर आ जाता है। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। वर्ग 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30 में वर्ग 21 से 30 की वास्तविक सीमाएं क्या होंगी। तो वास्तविक सीमाएं जब निकाली जाती हैं तो उसमें क्या होता है, देखिए वास्तविक सीमाएं 21 से 30 की, और 21 के पास क्या है, 21 के पास आपका हो जाता है 20.5। अब इसमें देखें 20.5 कहीं पे है, तो हाँ है। और उसके बाद 30 के पास 30.5, तो यानी आपका द ऑप्शन ही राइट हो जाता है। आयत चित्र में वर्ग अंतराल पर बने आयत का क्षेत्रफल समानुपाती होगा, तो आयत चित्र में वर्ग, यही तो पूछ रहे हैं ना, तो जो आयत चित्र में है तो उसमें जो आपका हो जाता है, तो वर्ग की बारंबारता के, इसमें क्या हो जाता है, वर्ग की बारंबारता के होता है। अब क्वेश्चन है, संचयी बारंबारता वक्र को यह भी कहते हैं, तो संचयी बारंबारता वक्र जो होता है उसको तोरण भी कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उसको तोरण कहते हैं, संचयी बारंबारता वक्र को तोरण भी कहते हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन राइट हो जाता है। वस्तुओं को एक दूसरे को पूरा पूरा ढकने के गुण को कहते हैं। अब पूरा पूरा ढकने को क्या कहते हैं, सर्वांग समता। आप सर्वांग समता का नियम जानते हैं कि जैसे दो आपके हैं, ठीक है ना, जैसे बिल्कुल सेम बराबर हो, सेम भुजा, सेम लंबाई, सेम चौड़ाई, उसको एक पर एक को रख दो तो वो पूरा ढक जाए, तो ये आपका क्या होता है, सर्वांग समता का नियम होता है। अगर हम समरूपता का नियम समझें तो जैसे एक ये वर्ग है, एक ये, तो देखने में तो सॉरी वर्ग नहीं, त्रिभुज, तो देखने में तो ये आपके बराबर है, या हम वर्ग भी बना लेते हैं ऐसे, इसमें कोई शर्त तो है नहीं कि क्या चीज। तो यहाँ पे ये मान लीजिए ये एक छोटा है, या एक यहाँ पे हम छोटा बना देते हैं, समरूपता की शर्त को बता रहे हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे इसको और इसको आप माने, इसको ना माने, तो ये देखने में तो एक जैसे हैं, लेकिन आकार तो इनका छोटा है। अगर एक दूसरे को एक पे रखेंगे तो क्या ये ढक लेंगे, नहीं ढकेंगे। तो ये समरूपता का नियम सिद्ध करते हैं, क्योंकि आकृति तो समान है लेकिन ये एक दूसरे को ढक नहीं पा रहे हैं, ये ढक नहीं पाएंगे, तो ये समरूपता है। और ये सर्वांग समता की शर्त को पूरा कर रहा है ना, ये सर्वांग समता की शर्त को पूरा कर रहा है। तो इस तरह से आपका हो जाता है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें क्या है कि वस्तुओं को पूरा पूरा ढकने के गुण के बारे में पूछ रहे हैं। अब यहाँ पे हमें गुण के बारे में बताना है, तो सर्वांग समता में ये बता रहा है कि वो गुण है, वो एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहा है। और अध्यारोपण क्या है, तो एक वस्तु का दूसरे वस्तु से पूरा ढक लेना, यानी सुपर इंपोजिशन होती है। तो अध्यारोपण यहां पे आपका आंसर हो जाता है, अध्यारोपण, ठीक है ना, यानी बा ऑप्शन आपका राइट है। उसके बाद है सर्वांग समता में होता है, तो सर्वांग समता में क्या होता है, सर्वांग समता जैसे आपका ये है, तो ये क्या है, देखिए समान लंबाई, समान चौड़ाई, सब कुछ समान है। तो इसमें क्या होता है कि एक दूसरे को एक पर एक रखें, जैसे इसको उठाकर हमने यहां पे रख दिया तो इसने पूरा इसको ढक लिया, यही तो होता है। तो ये सर्वांग सम हो जाता है। तो इसमें समान बनावट होती है, समान क्षेत्रफल होता है, समान आकार होता है, क्योंकि जब समान आकार होगा, भाई ये त्रिभुज है तो त्रिभुज ही समान आकार होगा तभी ढक पाएगा, अगर वर्ग होगा तो नहीं ढक पाएगा, आयत होगी तो नहीं ढक पाएगा, अगर आयत और आयत ही है दोनों तो ढक लेंगे, यही चीज तो है। तो ये क्या हो जाता है, ये इसमें समान बनावट, समान आकार, समान क्षेत्रफल हो जाता है। सर्वांग समता में समान त्रिभुज में होता है, समान संगत कोण, समान भुजाएं, समान क्षेत्रफल, ये सभी तो बिल्कुल सही है, इसमें ये सभी चीजें होती हैं। उसके बाद है सर्वांग समता की शर्तें हैं, तो सर्वांग समता की शर्तें एस ए एस, तो आपका हो जाता है साइड एंगल साइड यानी भुजा कोण भुजा, उसके बाद एस 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 यानी भुजा भुजा भुजा, उसके बाद ए ए एस यानी कोण कोण भुजा, तो ये सभी हैं, तो इसलिए द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। समान कोणिक दो सरल रेखीय आकृतियां जिनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो कहलाती हैं, तो समान अनुपात में है तो समान अनुपात में ही रहेंगी, बराबर अगर होता तो सर्वांग सम हो जाता।
यानी यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे समरूप है, समान कोणिक दो सरल रेखीय आकृति जिनकी भुजाएं समानुपाती हों, समरूप है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, समान कोणिक दो सरल रेखीय आकृति जिनकी संगत भुजाएं समानुपात हो कहलाती हैं समरूप। एक जैसी हैं लेकिन एक दूसरे को ढक नहीं पा रही हैं, तो वही चीज यहाँ पे हो जाती है। तो यहाँ पे आपका सेशन कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पर आपके जो बहुविकल्पित है। सो आप लोगों को अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।